मनुष्य की हमेशा अपने समुदायों से जुड़े रहने की इच्छा रही है। इस इच्छा ने इंटरनेट और टेलीफोन जैसे कई तकनीकी आविष्कारों को जन्म दिया है। इन आविष्कारों की लोकप्रियता ने बदले में कनेक्टिविटी के युग की शुरुआत की और आज संचार, बैंकिंग, शॉपिंग, मेडिकल, सोशल मीडिया आदि सभी ज़रूरतें ऑनलाइन पूरी हो जाती हैं। ये सभी एप्लीकेशंस हमारे मेडिकल हिस्ट्री, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हमारे प्राथमिकताएं जैसे पर्सनल डेटा को एकत्रित कर लेती हैं। इससे भारी नकारात्मक प्रभाव आता है। अपने खाते बनाने के समय हम ये मानते हुए अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं कि ये डेटा उनकी हिरासत में सुरक्षित रहेगा। क्या आप चिंतित नहीं होंगे यदि आपका बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पब्लिक कर दिए जाएं या आपके परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने उजागर कर दिए जाएं, या फिर आपकी पर्सनल चॉइसेस या पारिवारिक तस्वीरें को उन लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए जिन्हें आप नहीं जानते, या आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन रख दी जाए? क्या होगा यदि आप जिस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं वही आपकी सहमति के बिना आपके पर्सनल डेटा को अपने लाभ के लिए बेच दे? यही कारणवश प्रिवेसी लॉज या गोपनीयता कानून का उत्पन्न हुआ। कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला। कैम्ब्रिज एनालिटिका लिमिटेड एक ब्रिटेन की राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म है। इसकी स्थापना 2013 में एक प्राइवेट खुफिया कंपनी SCL की सहायक कंपनी के रूप में की गई थी। SCL के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नाइजल ओक्स, अलेक्जेंडर निक्स और अलेक्जेंडर ओक्स ने इसे बनाया और निक्स इसके CEO रखे गए। मार्च 2018 में कई मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने एक बाहरी रिसर्चर से फेसबुक यूजर्स की पर्सनल जानकारी प्राप्त की और उसका उपयोग किया। जानकारी लेते समय ये रिसर्चर ने कहा कि वह एजुकेशनल रिसर्च के लिए जानकारी एकत्र कर रहा है। फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को अपने प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन देने से ये कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि उसे धोखा दिया गया है। इसके तुरंत बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका के लंदन कार्यालयों की तलाशी के लिए वारंट जारी किया गया। निक्स को CEO के पद से सस्पेंड कर दिया गया। लगभग 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा 2,70,000 फेसबुक यूजर्स के माध्यम से हासिल किया गया, जिन्होंने दिस इज योर डिजिटल लाइफ नामक एक फेसबुक ऐप का इस्तेमाल किया था। इस थर्ड पार्टी ऐप को न केवल उन फेसबुक यूजर्स का डेटा प्राप्त करने की परमिशन मिल गई, पर उनके फ्रेंड्स नेटवर्क का डेटा प्राप्त करने की परमिशन भी मिल गई। लगभग 87 मिलियन यूजर्स का डेटा एकत्रित किया गया, जिसमें से अधिकांश बिना सहमति से एकत्रित हुए। इसके अलावा ऐप के डेवलपर ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को डेटा देकर फेसबुक की टर्म्स ऑफ सर्विस का उल्लंघन भी किया। इस घोटाले ने प्रिवेसी लॉज की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जहां यूजर्स को ये जानने का अधिकार था कि उनके बारे में कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो कि इस डेटा को कंट्रोल कर सकता था या डिलीट भी कर सकता था। यूजर्स को साफ जानकारी होने का अधिकार था कि क्या उनका डेटा बेचा जा रहा है या थर्ड पार्टी ऐप को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। साथ ही प्लेटफॉर्म के मालिकों के ऊपर इस डेटा को प्रोटेक्ट करने की और ब्रीच यानी विफलता के मामले में दंडित करने की जिम्मेदारी डाली गई। फेसबुक ने न केवल लाखों डॉलर का दंड दिया, बल्कि इसने अपने यूजर्स बेस से विश्वास भी खो दिया। आइए देखें कि GDPR क्या है। प्राइवेसी से जुड़े हर देश के अपने नियम होते हैं। यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस नियमों का एक समूह है जो डिफाइन करता है कि कंपनियों को डेटा सब्जेक्ट्स के पर्सनल डेटा को कैसे प्रोसेस करना चाहिए
ये कानून यूरोपियन यूनियन के देशों पर लागू है। वर्ष 1995 में यूरोपियन यूनियन ने मिनिमम डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का निर्माण करते हुए यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव पास किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मेंबर स्टेट ने अपने स्वयं के कानून बनाए। ये वो समय था जब इंटरनेट डेटा कलेक्टर के रूप में प्रकाशित हो रहा था। वर्ष 2000 में बड़ी संख्या में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनलाइन बैंकिंग की पेशकश की और जल्द ही साल 2006 में फेसबुक को जनता के लिए खोल दिया गया। 2011 में एक गूगल यूजर ने कंपनी पर उसके ईमेल स्कैन करने का आरोप लगाया। घटना के 2 महीने बाद यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने यूरोपियन यूनियन को पर्सनल डेटा सुरक्षा पर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होने की घोषणा की और इस प्रकार 1995 डायरेक्टिव को अपडेट करने का काम शुरू हुआ। यूरोपियन पार्लियामेंट में पास होने के बाद 2016 में जीडीपीआर लागू किया गया और 25 मई 2018 तक सभी ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करने का डायरेक्शन मिला। जीडीपीआर कानून को पूरी तरह से समझना थोड़ा कठिन है, तो मैं आपको प्रमुख क्लॉजेस के बारे में बताता हूं। पहला क्लॉज है लॉफुल, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग, यानी वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रसंस्करण। पर्सनल डेटा मांगने का एक लेजिटिमेट उद्देश्य होना चाहिए। इसके उपयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए और डेटा सब्जेक्ट्स को उनके पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में उनको सूचित करके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा क्लॉज है लिमिटेशन ऑफ पर्पस, डेटा एंड स्टोरेज, यानी उद्देश्य, डेटा और भंडारण की सीमा। ऑर्गेनाइजेशंस को केवल वही डेटा एकत्रित करना है जो आवश्यक है। प्रोसेसिंग का उद्देश्य पूरा होने के बाद पर्सनल डेटा नहीं रखना है। डेटा सब्जेक्ट्स को सवाल करने का हक होगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास उनका कौन सा पर्सनल डेटा है और वह उस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं। डेटा सब्जेक्ट्स को शिकायत करने का भी हक होगा और वह डेटा को हटाने या ट्रांसफ़र करने के लिए भी मांग कर सकते हैं। डेटा सब्जेक्ट्स कंसेंट, यानी डेटा विषय सहमति। पर्सनल डेटा का वर्तमान और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा सब्जेक्ट्स की सहमति होना आवश्यक है। डेटा सब्जेक्ट किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। नाबालिग बच्चों के डेटा प्रोसेसिंग के मामले में जीडीपीआर के अंतर्गत माता पिता या गार्डियन की सहमति की आवश्यकता है। पर्सनल डेटा का उल्लंघन। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एक पर्सनल डेटा उल्लंघन रजिस्टर बनाए रखना होगा और उल्लंघन की पहचान करने के 72 घंटों के भीतर रेगुलेटर और डेटा सब्जेक्ट को सूचित किया जाना होगा। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन एंड डिफ़ॉल्ट, यानी डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट द्वारा गोपनीयता। ऑर्गेनाइजेशंस में विकसित की जा रही किसी भी प्रणाली में गोपनीयता और सुरक्षा पहलुओं को डिफ़ॉल्ट रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी डेटा सुरक्षा प्रभाव अंकालन। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा अभ्यास है जिसे तब करना है जब पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया हो। डेटा ट्रांसफ़र। पर्सनल जानकारी के नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन की हर तरह से पर्सनल डेटा सिक्योरिटी की जवाबदारी होगी, चाहे प्रोसेसिंग वो खुद कर रहा हो या फिर कोई थर्ड पार्टी कर रही हो। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी डेटा सुरक्षा अधिकारी किसी संगठन में पर्सनल डेटा के उल्लेखनीय प्रसंस्करण के लिए उसे एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो यूरोपियन यूनियन जीडीपीआर का अनुपालन करेगा। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग यानी जागरूकता और प्रशिक्षण। ऑर्गेनाइजेशंस को जीडीपीआर पर जागरूकता पैदा करने और कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में अच्छी तरह से जागरूक करने के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना होगा।
भारत के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस पुट्टास्वामी के द्वारा दिए गए 2017 के फैसले में इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को अब राइट टू प्राइवेसी के एक पहलू के रूप में मान्यता दी गई है। ये पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अपने पर्सनल डेटा के अधिकार पर मान्यता दी। भारत जीडीपीआर के समक्ष किसी समझौते का हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं और सम्मेलनों को अपनाया है, जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये दोनों राइट टू प्राइवेसी को मान्यता देते हैं। इसके अलावा इंडियन लेजिस्लेचर ने सेक्शन 43A और सेक्शन 72A को शामिल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में भी संशोधन किया है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के अनुचित डिस्क्लोजर के लिए मुआवजा का अधिकार देता है। आधार एक्ट ने ऑर्गेनाइजेशंस को ग्राहक की पर्सनल इंफॉर्मेशन को निजी रखते हुए केवल ग्राहक के सहमति से इंफॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार बना दिया। एक नया कानून पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पीडीपी बिल जल्द ही पेश करने की योजना बनाई गई। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अभी बिल पर विचार कर रही है और 2020 में पीडीपी बिल के रिवाइज होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा होना अभी बाकी है। दुनिया के सभी देशों में किसी भी मंच के यूजर्स की प्राइवेसी की रक्षा करने के महत्व को समझना जरूरी है। कोविड-19 महामारी ने हर इंडस्ट्री में काम करने के तरीकों को और बदल दिया है और अब इंटरनेट पर निर्भरता केवल बढ़ने वाली है, जिसका अर्थ है कि अधिक यूजर्स और अधिक एप्लीकेशंस। इसलिए यूजर्स की सुरक्षा के लिए कड़े नियमों की आवश्यकता है और चूक होने पर सख्त दंड लगाने की भी आवश्यकता है। धन्यवाद।